हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? डायरेक्टिंग से पहले प्लानिंग था। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब जब आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से ही प्लान करके चलते हो, दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। प्लानिंग के बाद क्या आया था? ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने जो प्लान किया है उन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना, कि कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो वो किसके अंडर आता है? हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आता है। फिर था स्टाफिंग, मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो आपने ऑर्गेनाइज किया और उसके अंदर अगर कोई वेकेंट पोजीशन है आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फुलफिल करने के लिए जब आप राइट पर्सन को हायर करते हैं राइट प्लेस पे ताकि वो जॉब अच्छे से हो सके, वो किसके अंडर आता है? आपका स्टाफिंग के अंडर आता है। अब आपने स्टाफ हायर कर लिया, एम्प्लॉयज हायर कर लिए, वर्कर्स हायर कर लिए, उसके बाद जो मैनेजमेंट फंक्शन काम करता है वो होता है डायरेक्टिंग। अब जो आपने एम्प्लॉयज को हायर किया है स्टाफिंग में, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको डेवलप किया है, अब जो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है? जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडलाइंस देता है, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सके और जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव कर सके विदाउट एनी हडल। तो ये होता है हमारा डायरेक्टिंग, मतलब टू डायरेक्ट, दिशा दिखाना। इट इन्वॉल्व्स 4 एलिमेंट्स। डायरेक्टिंग के 4 मेन एलिमेंट है: कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये हम अभी अपने चैप्टर में कवर करेंगे। इट डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट प्लान्स। डायरेक्टिंग क्या होता है? ये उन स्टेप्स के साथ डील करता है जो मैनेजर लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि जो प्लान्स उन्होंने प्लानिंग प्रोसेस में प्लान करें हैं उसको इजीली अचीव किया जा सके। Directing is a basic function of management in which superior assign work to its subordinates and observe that the work is going according to plan or not. Directing क्या होता है? एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को काम देता है और उन पे निगरानी करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनको डायरेक्ट करता है कि जो काम उनको दिया गया है, जो काम है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इट मीन्स गिविंग डायरेक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इट मीन्स गिविंग डायरेक्शन, कि जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सके। डेफिनेशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन एंड ई किर्बी वॉरेन, डायरेक्टिंग डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान्स। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो डील करता है उन स्टेप्स पे जो मैनेजर लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स या दूसरे लोगों से काम को कंप्लीट कराने में, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने में। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग। आई होप आपको डायरेक्टिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं? पहला, परवेसिव फंक्शन है। यस, डायरेक्टिंग परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे छोटी है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर की कहीं सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को गाइड करना पड़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इजीली अचीव कर सकें। सेकंड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। यस, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक डायरेक्टिंग चलेगा। ह्यूमन फैक्टर। यस, ह्यूमन फैक्टर को डील करते हैं क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स ह्यूमंस होते हैं, कोई मशीनरी नहीं होती, और सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्रिएटिव एक्टिविटी। यस, डायरेक्शन एक क्रिएटिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करना और दूसरों से काम निकलवाना अपने आप में ही एक कला होती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यस, डायरेक्टिंग एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो कि हर मैनेजर और हर एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो उसको परफॉर्म करता है ताकि उनकी एंटरप्राइज अच्छे से काम कर सके और सबऑर्डिनेट्स को टाइमली ऑर्डर्स मिलते रहें ताकि प्लान्स विदाउट फेल एग्जीक्यूट हो जाए। डेलीगेट फंक्शन। डायरेक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग से डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर जो है एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर है। आप उसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि एक कंडीशन में एक बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, हो सकता है दूसरा बंदा बहुत कामली रिएक्ट करे। तो जब इन सबको मोल्ड करके एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्टिंग कहलाता है। और यही इसलिए इसको एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी बोला गया है।
ये बताता है कि किस तरीके से आपको ह्यूमन बिहेवियर को टैकल करना है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग क्या है, एक डेलीगेट फंक्शन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इनिशिएट एक्शंस। यस, स्टाफिंग के बाद जो पहला आता है हमारा डायरेक्टिंग, डायरेक्शन मतलब पीपल, ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको इकट्ठा करके उन पे वर्क डिवाइड करना और देखना, ऑब्जर्व करना कि जो काम उनको सौंपा गया है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो इनिशिएट करता है एक्शन को कि एक्चुअल वर्क स्टार्ट कहाँ पे होता है, हमारा डायरेक्टिंग में होता है। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। यस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ये नेसेसरी है कि हर एक्टिविटी में आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, उन सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा करता है अपने सबॉर्डिनेट्स की और उनको सुपरवाइज करता है। सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं और काउंसिल करते हैं कि जो एम्प्लॉयज के एफर्ट हैं वो वेस्ट ना जाए, वो इसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन। यस, डायरेक्टिंग क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आप अच्छा काम करोगे तो डायरेक्टिंग क्या करता है, आपको अप्रेजल, आपकी हेल्प करता है मोटिवेट करने में। फैसिलिटेट्स चेंजेस। यस, एम्प्लॉयज जो हैं वो कई बार रेसिस्ट करते हैं चेंज को कि नहीं ये चेंज आ रहा है, हम लोग इस पर नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टिंग ऐसी एडजस्टमेंट लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में जो कोप अप करती है ये सडन चेंजेस में। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स जब डायरेक्टिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, तो साथ साथ वो इंस्पायर भी करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को कि अगर आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में तो ये बेटर होगा। इससे आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट गोल्स भी अचीव होंगे एज वेल एज आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास एक अच्छा सुपीरियर है। इनोवेशन। डायरेक्टिंग चेंजेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी डिफाइन करता है। तो एम्प्लॉयज के पास टेंडेंस, एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो रेजिस्ट करते हैं इस चेंज को, बदलाव को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर उस बदलाव को वो सिलेक्ट अडेप्ट करते हैं और उनके पास अच्छा इंफॉर्मेशन होती है, अच्छा तरीका होता है उस चेंज से डील करने का, उन तो सुपीरियर क्या करता है, उनको चांस देता है। तो इससे इनोवेशन क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। किस पे चलता है हमारा डायरेक्टिंग प्रिंसिपल या डायरेक्शन प्रिंसिपल, किस पे चलता है? सबसे पहला चलता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये एक एसेंशियल फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें पीपल को रियलाइज करना है कि जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमेशा ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को आप पहले रखेंगे, फिर आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रखेंगे। हार्मनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का एक प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। एक बंदे को एक ही सुपीरियर, या अगर एक सुपीरियर के अंदर 5 सबऑर्डिनेट है तो वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा भी उनको ऑर्डर दे रहा है। एक पर्सन एक बॉस, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक पर्सन है 4 बॉस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो 4 लोग अलग अलग सलाह देंगे, अलग अलग उसको गाइड करेंगे, अलग अलग काउंसिल करेंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन किस पे काम करता है? यूनिटी ऑफ कमांड की सब एक दिशा में चलेंगे, एक ही बंदा होगा, एक ही सुपीरियर होगा जो एक बंदे को या एक बॉस के लिए अकाउंटेबल होगा। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपको हमेशा प्लान ऑफ ग्रुप या एक्टिविटीज को तवज्जो देनी है, पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने प्लान पे काम करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो सके विदाउट एनी फेल। नेक्स्ट जो आता है प्रिंसिपल दैट इज डायरेक्ट सुपरविजन। यस, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। और जब डायरेक्ट सुपरविजन या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना तो वो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्रिएट करता है कि अगर हमारा सुपीरियर हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे साथ आइडियाज शेयर कर रहा है, तो हमें भी उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करने चाहिए। हमें टाइमली फीडबैक मिल रहा है तो हमें उस फीडबैक पे काम करना चाहिए। तो ये होता है डायरेक्ट सुपरविजन की जो हमारा डायरेक्टिंग है वो हमें डायरेक्ट सुपरविजन कराता है, डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट क्रिएट कराता है बिटवीन दी सुपीरियर एंड दी सबऑर्डिनेट्स। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये फंक्शन जो है हमारा डायरेक्टिंग का, ये बहुत ज्यादा ही पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। मतलब मौका भी देता है कि हाँ आपके पास अगर आइडियाज है तो वी आर हेयर, हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप अपने म्यूचुअल कंसेंट्स और डिसीजंस हम तक पहुंचाइए।
और सीनियर जो है ना वो कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो अपने सबॉर्डिनेट से पूछ के भी लेते हैं कि इफ़ यू आर ओके तभी हम इस प्लान के साथ गो अहेड करेंगे, इफ़ यू आर नॉट, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम उस पर वर्क करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स है ना उनको लगता है कि अच्छा ये हमें पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हैं मैनेजमेंट में, और हमारी भी राय सुनी जा रही है, एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की फील आ रही है कि अच्छा सब सिर्फ टॉप लेवल ही सब कुछ नहीं करती, उन्होंने हमें भी पावर दी है कि अगर हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वी कैन स्पीक फॉर आवरसेल्फ। तो इसीलिए डायरेक्टिंग किस पे काम करता है, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट पे काम करता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग, अगर आप, ये डायरेक्ट सुपरविजन से लिंक्ड है। अगर डायरेक्ट सुपरविजन आपको करना है ना, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए ना वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत सही से होनी चाहिए। कोई भी फ्लॉज नहीं होने चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, फ्री फ्लो होनी चाहिए, कोई भी बात में डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए, कोई भी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे भी डायरेक्टिंग प्रिंसिपल काम करता है। लास्ट आता है फॉलो अप। यस, मैनेजर कॉन्टिन्यूसली गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को और उनको फीडबैक्स भी देता है कि नहीं आपने ये चीज़ गलत की, अगली बार से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और सबऑर्डिनेट्स उस पर काम करता है और अपने फीडबैक पे काम करता है और अगली बार उस प्रॉब्लम से खुद ही सॉल्व कर लेता है। तो ये फॉलो अप प्रिंसिपल पर भी डायरेक्टिंग काम करता है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्टिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कौन कौन से एलिमेंट्स है, 4 मेजर एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन क्या होता है, जब हम दूसरों के काम को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, निगरानी रखते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, इंस्पायर करना दूसरों को। लीडरशिप क्या होती है, मैनेजर जब गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है सबऑर्डिनेट्स को इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको हम क्या कहते हैं, लीडरशिप। कम्युनिकेशन क्या होता है, पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन चैनल टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो ये 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। अभी हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो था सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट। जब हम अपने से नीचे काम करने वाले व्यक्ति के काम को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या वो काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सुपरविजन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, supervision is observing the subordinates at work to ensure that they work according to plan and instruction and help them in solving their work problem. Supervision में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जो हमने उनको प्लान दिया था या जो इंस्ट्रक्शंस हमने उनको प्रोवाइड की थी। हमने इधर कौन है, सुपरवाइजर है, और उनको हेल्प करते हैं अगर वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं तो उससे डील करने में भी। मीनिंग ऑफ सुपर इज एक्सप्लेन्ड बाय दी बिलो ब्रीफली। सुपर का मतलब क्या होता है, ओवर एंड अबव, सबसे ऊपर। और विजन, द आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट, एक काम को देखने की, करने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, विजन। तो सुपरविजन, ऊपर ऊपर से सब चीज देखना, सब चीज ऑब्जर्व करना कि जो काम हमने अपने एम्प्लॉयज को दिया वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सुपरवाइज कौन करता है, वो होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की क्या पोजीशन होती है, ये सुपरवाइजर होता कौन है, एक पर्सन जो इंचार्ज होता है उस सेक्शन का और अपने एम्प्लॉयज का, और होता, इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, टॉप मैनेजमेंट, ये इसकी पोजीशन होती है मिडिल मैनेजमेंट और जो ऑपरेटिव वर्कफोर्स, जो एक्चुअल वर्कर्स होता है ना उनके बीच में, फर्स्ट लाइन में जो आता है वो हमारा कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। ये वर्कर्स से डील करता है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने सुपरवाइजर को बताते हैं, सुपरवाइजर डिपार्टमेंट हेड को बताते हैं और डिपार्टमेंट हेड वो बात एग्जीक्यूटिव तक लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सुपरविजन चैनल काम करता है। क्या इंपॉर्टेंस है सुपरविजन की, क्यों, एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, की काम जो हमने दिया है वो उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब सुपरवाइजर सुपरविजन करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वेस्टेज भी वो देखता है कि वेस्टेज तो कहीं ज़्यादा नहीं है और कोई टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, कोई रिसोर्सेज तो वेस्ट नहीं कर रहा, तो बेटर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। ये लिंक कितने काम करता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, अभी हमने पढ़ा ना, ये मिडिल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का लिंक होता है। प्लेज अ लीडरशिप रोल, यस, सुपरवाइजर को आप लीडर बोल सकते हैं क्योंकि ये गाइड करता है एम्प्लॉयज को, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दें। प्रोवाइड्स फीडबैक टू वर्कर्स, यस, सुपरवाइजर क्या करता है, फीडबैक देता है अपने वर्कर्स को कि आपने ये काम गलत किया था, अगली बार से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो मिस्टेक रिपीट ना हो।
और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको अच्छा फीडबैक भी देता है और उनको मोटिवेट भी करता है। मेंटेन्स डिसिप्लिन, ये सुपरवाइजर क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक श्योर करता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे हो। प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी, सुपरवाइजर मेजरली हेल्प करता है अपने ग्रुप के अंदर यूनिटी को बनाए रखने में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी सबऑर्डिनेट के बीच में तो ही मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम ना हो और जिसकी वजह से उनके काम में कोई हर्डल ना आए। वो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच को बिल्ड करता है कि हम लोगों को साथ ही काम करना है, हम लोग साथ काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अर्न करेगी। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। आई होप आपको सुपरविजन अच्छे एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन का फर्स्ट पॉइंट दैट इज सुपरविजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना किसी को। जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको एनकरेज किया जाता है कि शाबाश तुमने अच्छा परफॉर्म किया। वैसे ही एम्प्लॉयज के केस में भी होता है, जब वो अच्छा काम करते हैं नहीं करते हैं तो भी जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है वो उनको मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, ये फ्लो हो गया, अब की बार अच्छे से काम करना। तो दैट इज व्हाट मोटिवेशन इज, एनकरेज करना किसी को। According to V.G. Scott, motivation means the process of stimulating people to action to accomplish desired goal. Motivation का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम people के actions को stimulate करते हैं, encourage करते हैं कि आप ऐसे करिए ताकि जो उनके desired goals हैं उनको achieve किया जा सके। मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया गया है। पहला मोटिव, मोटिव क्या होता है, इनर स्टेट ऑफ एनर्जी, मकसद, क्या मकसद है, क्यों हम मोटिवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन वो प्रोसेस जिसको हम फॉलो करके एनकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। मोटिवेटर वो टेक्निक या वो पीपल जो मोटिवेट करते हैं दूसरे बंदों को। वो कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो मनी पैसों के टर्म में भी हो सकता है और वो ह्यूमन नेचर के टर्म में भी हो सकता है। तो ये था मोटिवेशन का मीनिंग, डेफिनेशन। आई होप आपको मोटिवेशन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन प्रोसेस, किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। सबसे पहला मोटिव, क्या क्यों जरूरी है। फिर टेंशन, हाउ टू मोटिवेट, कैसे मोटिवेट किया जाए। फिर ड्राइव, कि कौन सा मेथड अब चुना जाए। सर्च ऑफ बिहेवियर, एम्प्लॉयज को पढ़ना कि कौन से एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट है। कई एम्प्लॉयज होते हैं जो मॉनेटरी टर्म से क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, कई होते हैं जो रिकॉग्निशन से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो हर किसी का नेचर बिहेवियर अलग होता है। तो ये मैनेजर का काम होता है कि अच्छे से अपने एम्प्लॉयज की स्टडी करना। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, चेक करना कि जो मोटिव है उनका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। रिडक्शन ऑफ टेंशन, जब पता चल गया कि मोटिव अचीव हो गया है तो आपको टेंशन नहीं होगी, सेटिस्फाइड होंगे और उसके बाद एक नई जरूरत आ जाएगी। उसके बाद फिर से ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, फॉलो होता जाएगा। फेल्ट नीड, इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल अनसेटिस्फाइड है क्यों क्यों वो अनसेटिस्फाइड है उसके बारे में जानना। टेंशन, जैसे ही अनसेटिस्फाइड होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगी और इंसान अच्छे से काम नहीं करेगा। मोटिव्स, कि किस मोटिव, क्या नीड्स हैं, किस तरीके से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सर्च ऑफ बिहेवियर, वो जो मैनेजर है वो डिफरेंट ऑप्शंस को अपॉइंट करेगा, डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर की स्टडी करे। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इवेल्युएट करेगा कि उसकी जो जो पोजीशन थी या जो नीड्स थी वो मीट हो भी पाई हैं या नहीं हो पाई। जब उसकी नीड्स मेट हो जाएंगी तो इंडिविजुअल की फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी और वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये होता है हमारा मोटिवेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, क्या फीचर है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल फेनोमेना, यस ये इनर फीलिंग पे डिपेंड करता है और ये साइकोलॉजी इन नेचर होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये पीपल के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि पीपल को क्या करना चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है ना तो वो अपने डिजायर्ड गोल को इजीली अचीव कर लेगा। मोटिवेशन कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने एग्जाम का ले लीजिए। जैसे पॉजिटिव क्या हो गया, आपको बोला जाता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके 80% से ऊपर मार्क्स आए तो आईफोन आपको दिला दिया जाएगा, ये होता है पॉजिटिव। एक नेगेटिव होता है कि अगर आप फेल हो गए या आपके 80% से कम मार्क्स आए तो आपको रेडी दिला दी जाएगी रिक्शा चलाना, तो ये होता है नेगेटिव। वैसे ही एम्प्लॉयज के केस में भी होता है कि नेगेटिव में होता है जब पीपल को फोर्स किया जाता है, उनको डरा के धमका के कि आपकी नौकरी चली जाएगी या मेमो इशू हो जाएगा या आपके इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा। वहीं जब कोई अच्छा काम, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा कि आपको प्रमोशन मिलेगी, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, ये पॉजिटिव हो जाता है।
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल की नीड्स और वांट्स दूसरे इंडिविजुअल से अलग होती ही होती हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि कौन से एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लोगों की इच्छाएं कभी नहीं मरती, वो हमेशा एक इच्छा पूरी होगी दूसरी फिर से आ जाएगी। तो इसीलिए मोटिवेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्यों जरूरी है? पहला, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा अच्छा काम करेगा। डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा उसका एटीट्यूड अच्छा होगा वो अच्छे से काम करेगा। रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर, एम्प्लॉयज आपके मोटिवेटेड हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है वो भी क्या होगा? कम होगा और कम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे। रिड्यूसेस एब्सेंटेज, मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को तो इसका मतलब आपके वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही प्लेजर है, बहुत ही स्मूथ है, जिससे वर्कर्स खुद ब खुद ऑफिस आना चाहेंगे और उनके एब्सेंटेज के चांसेस कम हो जाएंगे। ब्रिंग्स चेंज स्मूथली, जब मोटिवेट होता है ना एक एम्प्लॉय तो आप उसको कोई भी चेंज ला के दे दो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसी में ही एक मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स है जो कि थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने 1943 में, और ये ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है साइकोलॉजिकल नीड्स को, सेकंड सिक्योरिटी नीड को, थर्ड सोशल नीड को, फोर्थ एस्टीम नीड को, फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को। हिरार्की ऑफ नीड्स क्या कहती है कि एम्प्लॉयज की नीड और वांट्स को इन 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पहली थी साइकोलॉजिकल, जिसमें नॉर्मल बेसिक चीजें आती हैं जैसे भूख लगना, प्यास, घर की चिंता, सोने की चिंता। सेफ्टी और सिक्योरिटी में आती है कि जॉब सिक्योरिटी बंदे को मिलनी चाहिए। पहली तो इंसान की होगी कि वो खाएगा क्या और सोएगा कैसे। दूसरी होगी कि अगर वो जॉब कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। थर्ड, बिलोंगिंग नीड्स या एफिलिएशन नीड्स, जिसको बोलते हैं कि अफेक्शन ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बाहर का बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी फैमिली जैसी फीलिंग आनी चाहिए। एस्टीम नीड्स की जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए उस बंदे की, उसका स्टेटस, वो काम कर रहा है उसको रिकग्निशन भी मिलना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की उसको रियलाइज होना चाहिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये 5 नीड होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देनी पड़ती है कि एम्प्लॉयज के लिए। इसमें क्या एग्जम्पशन कर लिए गए, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए है कि अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे ना नीड्स को तो वो ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज कर देगी। नीड्स आर इन हिरारिकल ऑर्डर, ये नीड्स जो है वो हमेशा हिरारकी ऑर्डर में रहेगी। जरूरी नहीं है किसी के लिए जॉब सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है, किसी के लिए उसका एस्टीम नीड, उसकी रिकॉग्निशन ज्यादा मैटर करती है। तो ये हर पर्सन के लिए 1 2 3 4 5 में नहीं हो सकता है 5 4 3 2 1 हो सकता है 3 2 1 4 5 हो। तो ये हर किसी के लिए ये नीड्स का ऑर्डर अलग अलग होता है। वन नीड इज सेटिस्फाइड ओनली, द नेक्स्ट हायर नीड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल। एक नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन जो दूसरी नीड है उसको आप मोटिवेट कर सकते हो। सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर लेवल नीड्स मोटिवेट्स द मूव टू द नेक्स्ट नीड, जैसे ही आप उनकी लोअर एक नीड को फुलफिल करोगे ना तो दूसरी नीड आके खड़ी हो जाएगी। तो ये सब क्या थी? अजम्पशन है किसकी? हिरार्की ऑफ नीड। नेक्स्ट जो आता है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को। पहला फाइनेंशियल, दूसरा नॉन फाइनेंशियल। इंसेंटिव से क्या आप समझते हैं? ये एक रिवॉर्ड होता है जो एक पर्सन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने कंपनी के गोल्स को इजीली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव किया है। और ये जो इंसेंटिव होता है ना, ये रिवॉर्ड जो होता है उसका सैलरी से अलग पार्ट होता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन टुवर्ड सम गोल्स, जो एक बंदे को मोटिवेट करता है कि उसका ये गोल अचीव करेगा तो उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। इट एक्टिवेट्स ह्यूमन नीड्स को एक्टिवेट करता है और काम करने की इच्छा को जगाता है। इंसेंटिव इंड्यूसेस इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड अ डिजायर्ड मैनर टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस। जब भी एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है ना तो वो और अच्छे से काम करता है। ये एक एम्प्लॉयज की नीड्स को सेटिस्फाई करने का बेस्ट मेथड है। इंसेंटिव्स दो तरीके से होते हैं, फाइनेंशियल जिनको हम पैसों के टर्म में बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल जो पैसों जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं होता। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में पहला जो है दैट इज पे एंड अलाउंसेस, सैलरी से
सैलरी होगी या एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाएंगे जो एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस सिस्टम, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, उतनी पर यूनिट पे आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। बोनस जो सैलरी या वेजेस से एक्स्ट्रा मिलता है। प्रॉफिट शेयरिंग, एक फिक्स परसेंटेज एम्प्लॉयज को शेयर की जाती है जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उन एम्प्लॉयज को जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करते हैं और ये शेयर का प्राइस लोअर होता है एज कम्पेयर टू दी मार्केट प्राइस। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कई कंपनीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, प्रोविडेंट फंड्स देती है, पेंशन्स देती है अपने एम्प्लॉयज को। तो ये सब थे पैसों के टर्म में, इन सब में पैसा इंक्लूड था। लास्ट आता है प्रीरिक्विजिट बेनिफिट्स ओवर एंड अबव द सैलरी ऑफर्ड सच एज कार अलायंस, हाउसिंग, मेडिकल एड। कंपनी एक्स्ट्रा सैलरी से एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को टू मोटिवेट देम टू इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सारे जो थे ये हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे जिसमें पैसा इन्वॉल्व था। नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। स्टेटस, लेवल ऑफ अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, रिकॉग्नाइजेशन देना उस एम्प्लॉय को जो अच्छा काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, सबसे ज्यादा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि मैनेजर उसकी सुनता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ देनी चाहिए, डेवलपमेंट देनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो। जॉब एनरिचमेंट, डिफरेंट जॉब्स उसको ऑफर करनी चाहिए कि आप यहाँ पे अच्छा काम करते हो, अब टाइम आ गया आप दूसरे लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ, तो जॉब एनरिचमेंट भी होनी चाहिए। एम्प्लॉय रिकॉग्निजेशन प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होने चाहिए जिसमें सारे एम्प्लॉयज हों और जो अच्छा काम करते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल वे है टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। जॉब सिक्योरिटी, यस, सर्टेनिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज को कि आपकी जॉब जो है फ्यूचर में सिक्योर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, इससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज को ताकि वो डिसीजन ले सके इंडिपेंडेंटली। ये नहीं कि सारे डिसीजन सुपरवाइजर ले रहा है, कुछ डिसीजन सबॉर्डिनेट्स को भी लेने देने चाहिए ताकि उससे वो मोटिवेट हो और उनको लगे कि उनकी भी मैनेजमेंट में कुछ राय सुनी जाती है। तो ये थे हमारे नॉन फाइनेंशियल जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन ऑफर की जाती है एम्प्लॉय को। तो आई होप आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफरेंस कर लेते हैं एक बार मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी में पैसा होता है, उसमें पैसा नहीं होता। ये वेजेस, अलायंस और बोनस इंक्लूड करता है, इसमें जॉब एनरिचमेंट, अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी, एडवांसमेंट, रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है। मॉनेटरी में ये विजिबल होता है और मेजरेबल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये विजिबल नहीं होता और मेजरेबल भी नहीं होता। हेल्प्स इन स्टेइंग लोअर ऑर्डर नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये जो जरूरतें हैं बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। और नॉन मॉनेटरी ऑफर करता है हायर लेवल ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। लास्ट आता है हाईली इफेक्टिव इन केस ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज के केस में ये होता है और ये मैनेजर्स के केस में ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आई होप आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है जो हमारा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, जब हम दूसरों को परसू कर सकते हैं, दूसरों को अपनी बातों में लेकर मनवा सकते हैं कि ये वाला तरीका ही आप अच्छे से कर सकते हैं, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, एक अच्छा लीडर कहलाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। वो प्रोसेस जब एक सुपीरियर या एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, कह लीजिए इन्फ्लुएंस कर सकता है इन ऑब्टेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो वो कहलाता है हमारा लीडरशिप। और लीडर कौन होता है, एक पर्सन जो गाइड करता है, डायरेक्ट करता है दूसरे पीपल को, उसके एफर्ट्स उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं और वो एक डायरेक्शन में चल के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है थियो हेमन, लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव इमेजिनेटिवली डायरेक्ट्स, गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ अदर इन अटेनिंग स्पेसिफाइड गोल। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो मैनेजर है या जो लीडर है, जो सबॉर्डिनेट है, वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को कि वो एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सके। फीचर्स क्या होते हैं,
पर्सनल क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना जानता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन पूरा मैनेजमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, पीपल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, पीपल के कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव वे में मोल्ड करता है। कॉन्जेनियल वर्क इन्वायरमेंट एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करता है ताकि फुलफिल कर सके अपने फॉलोअर्स की नीड को भी, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, एक लीडर, एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है कि वो हो रहे बदलाव को बहुत स्मूथली अपने सबऑर्डिनेट्स तक या उसके अंडर काम कर रहे लोगों तक पहुंचा सके। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, एक गुड लीडर की क्वालिटी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों को एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने दे, अपने फॉलोअर्स को वो हेल्प करता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बताओ, शेयर करो, डिसएग्रीमेंट है उसको भी शेयर करो और उनको क्लैरिफिकेशन देता है कि आप कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत हो। ट्रेन सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेन करता है, सक्सेसर अपना सक्सेसर बनाता है और स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। क्या क्वालिटी है गुड लीडर की? फिजिकल अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस, पर्सनालिटी, हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हों उससे, उसके पास नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, लीडर एक रोल मॉडल होना चाहिए, वो एथिक्स, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को पालन करें। इनिशिएटिव, एक गुड लीडर वही होता है जो आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर एक्शन ले लेता है, ना कि वेट करता है कि कोई मुझे आके वो अपॉर्चुनिटी देगा। कम्युनिकेशन, उसके आइडिया, उसके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज को अच्छे से डिफाइन कर सके, दूसरों तक पहुंचा सके और वो एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। मोटिवेशन स्किल, उसके पास एक मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी तो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे। डिसेसिवनेस, इट शुड बी फर्म होना चाहिए, उसके ऑप्शंस फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होने चाहिए, उसके ओपिनियन, उसने एक ओपिनियन है तो वही रहना चाहिए, ये नहीं कि वो दूसरों की बातों से खुद ही इन्फ्लुएंस हो गया तो वो गुड लीडर नहीं कहलाएगा। गुड लीडर वही होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोशल स्किल्स, उसकी सोशल स्किल्स होनी चाहिए, वो सोशल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और गुड रिलेशनशिप होने चाहिए उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो ये थी क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अगर इनमें से आपके पास ये सारी क्वालिटीज हैं तो देन यस, कांग्रेस, यू आर अ गुड लीडर। लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट वाइडर स्कोप है, लीडरशिप उसका छोटा सा पार्ट है। फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल करना वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज का। लीडर का क्या होता है? वो इन्फ्लुएंस करे अपने बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स ताकि वो जो भी प्लान किया है उसको अचीव कर सके। स्ट्रक्चर क्या है? मैनेजमेंट एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, लीडरशिप बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। अथॉरिटी फॉर्मल अथॉरिटी होती है, उसमें इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी हो सकती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आई होप आपको यहाँ का अभी तक का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। कौन से स्टाइल्स फॉलो करते हैं एक लीडर, कौन से स्टाइल्स को फॉलो करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को जज कर सके। एक लीडरशिप एक क्वालिटी होती है, साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, वैल्यू सिस्टम, इस सब की स्टडी होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप। A leader may use all styles over a period of time, but one style tends to predominate as his normal way of using power. एक लीडर सारे यूज कर सकता है बट हर लीडर की एक खासियत होती है कि वो एक ही स्टाइल को थ्रू आउट हिज ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ फॉलो करता है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? एक एम्प्लॉय होता है, वो ऑर्डर देता है अपने, एक लीडर होता है वो ऑर्डर देता है अपने सुपीरियर को। लेजर फ्री में क्या होता है? वो ऑप्शन देता है अपने एम्प्लॉयज को कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इनमें से जो आपको बेस्ट सूटेड लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। और डेमोक्रेटिक होता है, वो राय लेता है अपने सबऑर्डिनेट्स की कि बताओ एक्स या वाई, या आपके पास और भी कोई अच्छे ऑप्शंस हैं या नहीं है उसमें भी। तो ये थे 3 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ऑटोक्रेटिक ऑथराइजेशन लीडर होता है जिसने ऑर्डर दे दिया कि आपको इसी तरीके से काम करना है और वो मेक श्योर करता है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करें। ही डिटरमाइंस द पॉलिसी ऑफ द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। वही अपने ग्रुप के बिहाफ पे पॉलिसीज क्रिएट कर लेता है, उनसे पूछता भी नहीं है। ही डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान्स। वो
को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी कुछ नहीं बताता, बस उनको जस्ट ऑर्डर दे देता है और बोल देता है कि आपको यही चीजें फॉलो करनी है। अंडर दिस स्टाइल्स ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द लीडर। इस स्टाइल में जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, वो लीडर के पास होती है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। He does not give the subordinates any freedom to influence his decision. वो अपने subordinates को कोई freedom नहीं देता कि वो उसके decision को किसी भी तरीके से influence कर सके। इसका मतलब होता है bossing people around, कि वही बॉस है, उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ये जो मेथड है ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है। इसके मेरिट क्या है? क्विक डिसीजन, एक ही बंदा सब डिसीजन ले लेता है, ग्रुप से पूछता ही नहीं है, तो डिसीजन जल्दी होता है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, एक ही रूल दे दिया, यही ओबे होना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। हेल्प्स इन मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट इन टाइम, ऑब्जर्व करता है और बोल मेक श्योर करता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने बनाए हैं वही फॉलो करे उसके ग्रुप को, तो इससे टारगेट्स जो है वो इजीली अचीव होते हैं। हेल्प करता है टू मैनेज दी लेस एजुकेटेड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज, जो लेस एजुकेटेड और अनस्किल्ड होते हैं उनके लिए ज्यादा ये मेथड यूज किया जाता है। डीमेरिट क्या है? लीड टू फ्रस्ट्रेशन, सारे डिसीजन लीडर ही ले लेगा तो फॉलोअर्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कोई भी सजेशन अलाउ ही नहीं करता, कोई यूटिलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल नहीं होता सबऑर्डिनेट्स का, कोई भी क्रिएटिव आइडिया को ये फॉलो नहीं करता, ना ही जो आइडिया ऑफर किए गए होते हैं उसको फॉलो करता है। तो ये था ऑटोक्रेटिक लीडर। नेक्स्ट आता है it is best applied to situation where there is a little time for group decision making and where the leader is most knowledgeable member of that। ये कहाँ पे बेस्ट सूटेड होता है? जहाँ पे बहुत कम टाइम है आपके पास टारगेट को अचीव करने का, या फिर कह लीजिए जहाँ पे लीडर के पास ही सबसे ज्यादा नॉलेज है उस ग्रुप में से, तो वहाँ पे ये मेथड, ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। डेमोक्रेटिव वो लीडर जो ऑर्डर देता है सिर्फ तभी जब वो अपने ग्रुप से कंसल्ट कर लेता है, और वो सारी पॉलिसीज तभी क्रिएट करता है जब उसका ग्रुप एग्री करता है। वो कभी भी पीपल से He never asks people to do things without working out on the long term plans on which they are working। वो कभी भी ऐसी चीज करने को नहीं बोलेगा कि ये है कर दो, वो पहले उस पर पूरी स्टडी करेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एग्जीक्यूट हो भी पाएगा या नहीं। This improves the attitude of employees toward their job and organization, thereby increasing their morale। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने काम को और अच्छे से करें, कि हमारा मैनेजर हमसे पूछ रहा है, हमारा लीडर हमसे पूछ के काम कर रहा है, तो ये और एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। यूजिंग दिस स्टाइल इज अ म्यूचुअल बेनिफिट, ये दोनों तरफ के लिए बेनिफिट होता है। इट अलाउ सबऑर्डिनेट टू बिकम द पार्ट ऑफ टीम, ये हेल्प करता है सबऑर्डिनेट को टीम का पार्ट बनने के लिए और लीडरशिप को बेटर डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि एक दिमाग से अच्छा 100 दिमाग है। एक दिमाग के पास 4 आइडिया आएंगे तो 100 दिमाग के पास 4 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, 400 आइडिया आएंगे। उन 400 आइडिया में से एक बेस्ट सूटेड आइडिया को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना विदाउट एनी डिले, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सको। ये होता है डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर। मेरिट्स क्या है? इसमें एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग का चांस दिया जाता है, वर्कर्स डेवलप करते हैं ग्रेट सेल्फ एस्टीम की हमारी भी सुनी जा रही है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लॉयल्टी बूस्ट होती है, मोरल इंक्रीज होता है और एब्सेंटेइज्म भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डीमेरिट क्या है? डिसीजन डिले हो जाता है, एक बंदा जल्दी डिसीजन ले सकता है, वहीं अगर उसको 100 बंदों से पूछना है तो डिसीजन डिले होगा ही, चांसेस कम है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कि पुअर परफॉर्मेंस भी हो जाए उस ग्रुप की। तो ये था डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर। नेक्स्ट आता है लेजर फेयर और फ्री रेन लीडर्स बोल सकते हैं। इसमें कंप्लीट फ्रीडम होती है सबऑर्डिनेट्स को, लीडर जो है वो अवॉइड करता है एनी यूज ऑफ पावर, वो डिपेंड करता है अपने ग्रुप पे कि आपके गोल्स हैं, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से इसको फुलफिल करना है, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए। द लीडर एग्जिस्ट एज अ कॉन्टेक्ट मैन विद द आउटसाइडर टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन, जो लीडर है वो सिर्फ एक कॉन्टेक्ट पर्सन का काम करता है कि बाहर से आने वाली न्यूज को वो लाके ग्रुप तक बांट देता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेजर फ्री विच मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ अदर्स। इसको लेजर फ्री भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जिसका मतलब होता है कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा दूसरों के मैटर में। मेरिट क्या होती है? फ्रीडम होता है वर्क प्लेस पे, फ्री और इनफॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट होता है, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल को एनकरेज करता है, मैक्सिमम स्कोप होता है सबऑर्डिनेट्स की ग्रोथ का। डीमेरिट क्या होती है? कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर इग्नोर कर दिया जाता है,
फेल होता है टू अचीव द गोल्स राइट टाइम, फेल्स टू फिट द प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द सबऑर्डिनेट, लीडर फेल कर जाता है टू सपोर्ट हिज सबऑर्डिनेट्स। तो आई होप आपको ये तीनों स्टाइल ऑफ लीडरशिप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। ये अंडरस्टैंडिंग गैप को वो क्या करता है, ब्रिज करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है सेंडर से रिसीवर तक। ये एक इंपॉर्टेंट रोल या की रोल प्ले करता है एक मैनेजर की सक्सेस में। According to Hudson, communication means conveying the information from one person to another. Communication क्या होता है, मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसमें दो पर्सन एटलीस्ट होने चाहिए, एक सेंडर तो दूसरा रिसीवर। टू वे ट्रैफिक है, क्योंकि जब तक मैसेज रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा तब तक आपका वो मैसेज सक्सेसफुल होगा ही नहीं। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कौन से एलिमेंट्स है, पहला सेंडर जो भेज रहा है मैसेज, दूसरा एनकोडिंग मैसेज को एनकोड करेगा, तीसरा कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उसको सेलेक्ट करना है वो डिसाइड करेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर तक पहुंचने के बाद रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा और फिर सेंडर तक बताएगा कि आपका मैसेज मुझे मिल गया। लेकिन इसके बीच में बहुत शोर भी होता है और फीडबैक भी दिया जाता है। तो सेंडर कौन था, हु कन्वे द मैसेज, मैसेज क्या है, कोई भी आइडिया, फीलिंग या सजेशन या ऑर्डर हो सकता है। एनकोडिंग, मैसेज को कन्वर्ट करना कम्युनिकेशन सिंबल्स में। मीडिया, कौन सा चैनल चूज करेगा, फेस टू फेस बताएगा, फोन पे बताएगा या इंटरनेट के थ्रू बताएगा। डिकोडिंग, जो एनकोड किए हुए सिंबल्स हैं वो सेंडर्स के उसको उस रिसीवर क्या करेगा, एनकोड करेगा और रिसीव करेगा, उसके बाद फीडबैक पहुंचाएगा कि आपका मैसेज मुझे समझ में आ गया है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी होती हैं, हिंड्रेंसेस भी होती हैं, जैसे अगर टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाना, या जो रिसीवर है वो सुन ही नहीं रहा कि आप क्या बात कर रहे हो। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो नेसेसरी है डिसीजन मेकिंग में, मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कॉर्पोरेशन इंक्रीज करता है, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रखता है, इफेक्टिव लीडरशिप में भी हेल्प करता है। कम्युनिकेशन हमेशा दो वे होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो यूज किए जाते हैं, दो हैं मेजरली, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में जब चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है उसको फॉर्मल बोलते हैं, इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि ए से बी को ही जाएगा। स्केलर चेन का भी एक ऑप्शन दिया जाता है जब सेम लेवल पे डिफरेंट पोजीशन के लोग आपस में बात करते हैं। तीन तरीके से होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड में सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा और सबऑर्डिनेट उसको एनकोड करेगा। अपवर्ड, सबऑर्डिनेट सुपीरियर जो उनके पास काम आया है वो उसको सबमिट करेगा। हॉरिजॉन्टल, बिटवीन द डिपार्टमेंट की क्या शेड्यूल है, प्रोडक्ट कब डिलीवर करना है, क्या डिजाइन होगा, उस सब का। इसकी एडवांटेज क्या होती है, ऑर्डरली फ्लो होता है, सीक्वेंशियल चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड होती है, कंट्रोल फैसिलिटेट करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्शंस की। डीमेरिट्स क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन आएगी, फिर आप उस पर काम करोगे, फिर उसको आगे पहुंचाओगे। मैसेज कन्वेड इज एन इम्पर्सनल मैनर, हो सकता है कि जो मैसेज कन्वे किया गया उसका मेथड पसंद ना आ गया। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन हो सकती है। तो ये था फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं ना, जो पीपल के बीच में आपस में ह्यूमन साइकोलॉजिकल नेचर की वजह से जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या कहलाती है, इनफॉर्मल कहलाती है। ग्रेपवाइन होती है, एक ओरिजिन होते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नॉट इजिली लोकेटेड, आपको पता ही नहीं होता कहाँ से वो कम्युनिकेशन आ रही है। कट अक्रॉस स्केलर चेन, जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल है उसको भी ये क्या कर देता है, कट कर देता है। र्यूमर्स स्प्रेड करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ग्रेपवाइन के स्ट्रक्चर होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, गोसिप, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क एंड क्लस्टर। एडवांटेज क्या होती है, जो ऑफिशियल चेन में नहीं आते उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ह्यूमन रिलेशन अच्छा होता है, बहुत तेज होती है, जंगल की आग से भी तेज फैलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिल दी पॉसिबल गैप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो पॉसिबल गैप्स रह जाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में उसको भी फिल कर देती है।
हेल्प करती है मैनेजमेंट को टू नो द एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ द वर्कर्स। डिसएडवांटेज क्या होती है? नॉन ऑथेंटिकेटेड होती है, जरूरी नहीं है कि वो बात सच हो। रूमर्स क्रिएट करती है, मे नॉट ऑलवेज बी एक्टिव, जरूरी नहीं है कि सारी बात सच हो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस भी हो सकते हैं और लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े भी लीड करती है। कंपेयर कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड जो फॉलो करती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। जो इंडिविजुअल ग्रुप्स के बीच में होती है दैट इज इनफॉर्मल होती है। चैनल क्या होती है? डेफिनेट पाथ फॉलो करती है। इनफॉर्मल का कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता। स्पीड इसकी स्लो होती है, इसकी बहुत तेज होती है। नेचर रिजिड होती है और मॉडिफाइड नहीं हो सकती, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है। एक्सप्रेशन मोस्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न फॉर्म में होती है, लेकिन इनफॉर्मल ओरल भी हो सकती है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? वो पैटर्न जो कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है अमंग दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। 5 तरह से होता है: चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लोर, इन्वर्टेड वी। चेन क्या होता है? जो सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में होता है। सर्कल जो सर्कल में चलती है। व्हील जो सबऑर्डिनेट होते हैं, एक ही सुपीरियर कम्युनिकेट करता है और वही सारे एक्शन लेता है, वही हब कहलाता है, मतलब सेंटर ऑफ व्हील कहलाता है। फ्री फ्लो जिसमें हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन में हर कोने तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। इन्वर्टेड वी जिसमें सबऑर्डिनेट्स को भी अलाउ किया जाता है कि वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से या अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से डायरेक्शन है? चैनल, डायरेक्शन, मेथड। जिसमें से हमने चैनल ऑलरेडी कर लिया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम डायरेक्शन और मेथड करेंगे। डायरेक्शन डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल होती है। मेथड ओरल, रिटन और जेस्चरल होता है। तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में करेंगे डाउनवर्ड, मतलब लोअर टॉप लेवल से लोअर लेवल पे आना। अपवर्ड जब लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाती है कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल जब 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट सेम लेवल पे जब वो ट्रांसफर होती है या बातचीत होती है तो वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और जेस्चरल भी हो सकता है। ओरल मतलब बोल के, कम टाइम भी लेता है, हो सकता है पूरा सच ना हो और हो सकता है कि कई बार कईयों को समझ में ना आए। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जब हम लिख के बताते हैं ज़्यादा टाइम लगता है, हमें बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उतनी ही देनी पड़ती है और ये एक फॉर्मल होती है। जेस्चरल होता है जब हम जेस्चर्स और पोस्चर्स के थ्रू करते हैं, मतलब इशारों के थ्रू जब हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में होता है ना, खांस दियो तू मेरे को आंसर, मैं अगर एक बार खांसू तो मुझे फर्स्ट वाला आंसर बता दियो, 2 बार खांसू तो मुझे सेकंड वाला आंसर बता दियो। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन दूसरों के बीच में हम इशारों इशारों में कर लेते हैं बिना किसी तीसरे पर्सन को पता चले, तो दैट इज व्हाट जेस्चरल कम्युनिकेशन इज। फिर आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन पढ़ तो रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाती है? नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, उनको बोला गया है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कौन कौन से हैं? सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक मतलब जो बोला गया है उसको गलत तरीके से समझ लिया गया। साइकोलॉजिकल पर्सन के बिहेवियर, थिंकिंग पे। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से जो कम्युनिकेशन में बैरियर या रुकावटें आती हैं। पर्सनल बैरियर पर्सन के पर्सनल रीजन की वजह से जो रुकावटें आती हैं। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आती हैं। सबसे पहले थी सिमेंटिक बैरियर, कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को गलत तरीके से ले लिया गया है। हो सकता है कि एक बात बोली गई दूसरे पर्सन के लिए मोटिवेशन हो, तो दूसरे पर्सन के लिए वो चीज मोटिवेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में मीन ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ है और एफिशिएंसी है, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए वो क्या है? उनका सिर्फ मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा अदर देन सैलरी। तो ये प्रॉफिट के ही एक ही वर्ड के दो अलग मीनिंग है, दो अलग पर्सन के लिए। कुछ कॉमन जो सेमेंटिक बैरियर्स हैं, वो पहला बैडली एक्सप्रेस मैसेज, की मैसेज को गलत ही समझ लिया गया है। सिंबल्स आर विद डिफरेंट मीनिंग। हो सकता है कि एक पर्सन का कहना क्या चाहता हो, लेकिन आपने वर्ड्स गलत यूज कर लिए तो उसका पूरा मीनिंग अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट एंड इफेक्ट, आइडल एंड आइडल, एडवाइस एंड एडवाइस, बियर एंड बेयर। तो ये कुछ सिमिलर साउंड वर्ड है लेकिन उनके मतलब अलग हैं। जब
हो सकता है आपको इफेक्ट लिखना हो लेकिन आपने अफेक्ट लिख दिया तो पूरे सेंटेंस का स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार हो सकता है कि लोगों को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आए, जिसकी वजह से जो मैसेज है सेंडर का वो रिसीवर तक अच्छे से पहुंचा ही ना हो और रिसीवर ने उसको गलत तरीके से ही ट्रांसलेट कर लिया हो, तो उससे भी आपके कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, रिसीवर ने कुछ भी अजम्पशन बना ली कि सेंडर ने क्लैरिफाई नहीं किया है, सेंडर का मैसेज ही हम तक नहीं आया। जैसे बॉस बॉस बोलेगा कंप्लीट दी वर्क, बॉस ने यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं है कि कौन सी डेट पे कंप्लीट करना है, कौन से दिन पे कंप्लीट करना है, बस उसने ये बोला है कि काम कंप्लीट कर देना। तो जो सबऑर्डिनेट है उसको लगेगा कि मैं ठीक है काम कंप्लीट चाहिए ना, हफ्ते में दे दूंगा। हो सकता है बॉस को आज ही चाहिए तो वो हो सकता है कि आप क्लियर ना हो अपने मैसेज को लेकर। टेक्निकल जार्गन्स, जार्गन्स होते हैं स्पेशल टर्मिनोलॉजीज जो एक्सपर्ट्स यूज कर लेते हैं, स्पेशलिस्ट यूज करते हैं टू कम्युनिकेट। हो सकता है कि वो कॉमन पीपल से इजीली समझ में ना आए, जिसकी वजह से पुअर कम्युनिकेशन हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, नॉन वर्बल और जेस्चर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल और जेस्चर कम्युनिकेशन जो है वो भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी लैंग्वेज से मैच करना चाहिए, वरना रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप बोल तो कुछ और रहे हो लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे हैं। तो ये था हमारा सिमेंटिक बैरियर और उसके कुछ रीजंस। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस पे जो डिपेंड करता है। पहला, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, हो सकता है कि पूरे मैसेज को ही गलत तरीके से समझ लिया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लैक ऑफ अटेंशन, हो सकता है कि सुपीरियर ने इंस्ट्रक्शन दी है और सबऑर्डिनेट ने सुनी ही नहीं है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, लॉस हो गया कि कम्युनिकेशन तो पास की थी जो डिफरेंट लेवल्स को चैनल्स को पास होते गई थी, और क्या हुआ कि वो ओरल कम्युनिकेशन थी तो सुनी नहीं सुनने वाले ने, और दूसरे तक जब वो बात पहुंची तो वो पूरी चेंज ही हो गई। डिस्ट्रक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है, डिस्ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो ऐसे कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा ही आएगा। आप विश्वास ही नहीं करोगे कि वो बंदा सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, कई ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है कि वो टॉप टू बॉटम ही चलेंगे, टॉप टू बॉटम ही फॉलो होंगे, कोई फ्री कम्युनिकेशन नहीं होगी, सारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड रहेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि लोग अपने आप अपने एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट भी नहीं कर सकते। स्टेटस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, कि वो सुपीरियर है हमारी सुनेगा ही नहीं, सबऑर्डिनेट सोचता है हमारी सुनेगा ही नहीं, और सब सुपीरियर सोचता है मैं अपने सबऑर्डिनेट्स की क्या सुनूं, मैं ही बोलूंगा जो मुझे बोलना होगा, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में। कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना बहुत सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा उतनी प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेट करने में। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, हो सकता है कि फ्रीक्वेंट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स अगर एब्सेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हमारी क्या होती है, हैम्पर होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर जो पर्सन के पर्सनल फैक्टर से इफेक्ट होते हैं सेंडर और रिसीवर के। पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, सुपीरियर को डर लगता है कि अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो उसकी अथॉरिटी को क्या हो जाएगी, इफेक्ट कर देगी। कॉन्फिडेंस का लैक होना, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट ना कर पाना, आप चाहते ही नहीं हो कम्युनिकेट करना, छोड़ना यार ठीक है सुपीरियर ने बोल दिया हम कर देंगे, सबऑर्डिनेट चाह ही नहीं रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कई मोस्टली चांसेस होता है कि आपको प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा तो सबऑर्डिनेट चाहेगा ही नहीं, सबऑर्डिनेट बोलेगा हमें इनिशिएटिव ही नहीं लेना, हमें बात ही नहीं करनी, क्यों, कोई सुनता तो हमारी है ही नहीं। तो ये थे पर्सनल बैरियर्स। अब इन बैरियर्स को ओवरकम करने के भी तो कुछ तरीके होंगे ना, कि किस तरीके से हम इन बैरियर्स से ओवरकम कर सकते हैं, तो कौन कौन से हैं, क्लैरिफाई कर दो आइडियाज, कम्युनिकेट करने से पहले एक बार मीटिंग ले लो या एक बार बता दो कि ठीक है जब आपको क्लियर है तभी मैं आप तक मैसेज रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करूंगा। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, जो नीड है रिसीवर की उन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्या करो, मैसेज को टाइप करो। ये नहीं कि आपने जार्गन्स यूज कर लिए, रिसीवर को जार्गन्स का मतलब ही नहीं पता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
कुछ स्पेशल वर्ड ऐसा यूज नहीं होना चाहिए जिसका मतलब रिसीवर को पता ही ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको मैसेज भेज रहे हो, तो वो मैसेज कट एंड क्लियर होना चाहिए। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, एक प्लान बना लो कि हर किसी को पता हो कि हम ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि इफेक्टिव हो जाए आपकी कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो, टोन जो आप यूज़ कर रहे हो, और आपके मैसेज का जो कंटेंट है वो भी बहुत सिंपल एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। सिर्फ वही थिंग्स कन्वे कीजिए जो वैल्यू करें, लिसनर हेल्प करें, और वैल्यू टू लिसनर, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उसके लिए वो मददगार हो। एक सेंडर को पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरत है, क्या इंटरेस्ट है रिसीवर का, सिर्फ वही चीज़ उसको कन्वे करनी चाहिए। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, और कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। हमें पता है कि अगर हमने मैसेज भेजा है तो जब तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसका मतलब मैसेज वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो रिसीवर को एंश्योर करना चाहिए कि आपको मैसेज मिल गया और आपने अंडरस्टूड कर लिया है कि आपको सेंडर क्या कहना चाह रहा है। फीडबैक देना ही देना चाहिए। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, कम्युनिकेशन हमेशा प्रेजेंट के लिए भी कर लो, आज के लिए भी बात कर लो, और आने वाले टाइम के लिए भी बात कर लो कि आपके क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, ताकि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप होना चाहिए ताकि कोई भी हर्डल या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिमूव हो जाए। बी अ गुड लिसनर, एक रिसीवर को गुड लिसनर होना चाहिए। अगर टेलीफोनिकली हो रहा है या फेस टू फेस हो रहा है, तो एक रिसीवर को गुड लिसनर होना चाहिए, सुननी चाहिए कि सेंडर क्या कह रहा है, क्यों, क्योंकि उसको ही उस पर काम करना है। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन मैनर को, कम्युनिकेशन लेवल को अच्छे से यूज करना चाहिए, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन को नहीं भूलना चाहिए। टाइमलीनेस, मैसेज जो होना चाहिए रिसीवर तक वो टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टारगेट तो आज मेट होना था, आपका मैसेज कल रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मैसेज फिर यूजलेस हो जाएगा। तो ये थे हमारे तरीके, किस तरीके से हम अपने हर्डल्स जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 8 कंट्रोलिंग को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।